अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 17वीं किस्त का पहला हिस्सा। जंगल में दाखिल होते ही अंबर ने एक दुश्वार गुजार रास्ता इख्तियार किया। उसका ख्याल था कि वो इस तरह अपना पीछा करने वाले दुश्मन की नज़रों से रुपोश हो सकेगा, मगर दुश्मन कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए था। राजा के सिपाही उसे जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। दोनों दोस्त जंगल के गुंजान हिस्से में आ गए। यहाँ वो किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ वो छुपकर सिपाहियों को धोखा दे सकें, लेकिन दुश्मन के घोड़ों की आवाज़ बराबर उन्हें पीछे सुनाई दे रही थी। ऐसी हालत में वो बच्चे को लेकर उसकी माँ के पास नहीं जा सकते थे, क्योंकि इस तरह वो बच्चे के साथ उसकी माँ को भी काबू में कर सकते थे। नाग ने एक टीले का मोड़ काट कर कहा, अंबर तुम बच्चे को लेकर इस टीले के ऊपर छुप जाओ, मैं सिपाहियों का मुकाबला करता हूँ, इस तरह वो बाज ना आएंगे और बच्चे को छीन कर ले जाएंगे। अंबर बच्चे को लेकर टीले के ऊपर घोड़ा लेकर चला गया। नाग ने घोड़े से उतरकर पीछे की तरफ चलना शुरू कर दिया। उसे दरख्तों के तनों के दरमियान सिपाहियों के घोड़े अपनी तरफ आते दिखाई दिए। वो कुल 7 सिपाही थे और 2-2 की टोलियों में आगे बढ़ते चले आ रहे थे। नाग दरख्तों के एक झुंड के पीछे छुप गया। उसने एक पल के लिए सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। वो इन सिपाहियों को हलाक नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं था, वो तो हुक्म के गुलाम थे। राजा ने कहा कि फलां को पकड़ कर लाओ और वो रवाना हो गए। आखिर नाग ने फैसला कर लिया। वो उन सिपाहियों को वहां से डरा कर वापस भगा देना चाहता था। उसने पलक झपकने के अंदर अंदर एक खूनखार शेर का रूप धारा और ज़मीन के साथ मुंह लगाकर एक दहशतनाक धाड़ मारी। आगे बढ़ते हुए सिपाहियों के घोड़े एकदम रुक गए, क्योंकि शेर की गरज सुनकर जानवर कभी आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं करता। अभी सिपाही अपने घोड़े को संभाल ही रहे थे कि शेर एकदम झाड़ियों में से निकलकर उनके सामने आ गया। बस फिर क्या था, शेर ने दूसरी बार गरज कर वहाँ अफरा तफरी मचा दी। शेर को देखकर घोड़े बिदक गए और सवारों को लेकर वापस उठ दौड़े। सिपाही भी अपने सामने एक बहुत बड़े जर्द धारियों वाले शेर को देखकर डर गए। उन्होंने भी घोड़ों को वापस दौड़ाना शुरू कर दिया और जंगल के जनूबी हिस्से में से निकलकर दरिया किनारे चले गए। जंगल घुड़सवारों से खाली हो गया। नाग ने वापस झाड़ियों में आकर इंसान की शक्ल इख्तियार की और टीले के नीचे खड़े होकर अंबर को आवाज़ दी। अंबर ने भी शेर की गरज सुन ली थी और वो सब कुछ समझ गया था। नाग की आवाज़ सुनकर वो पहाड़ी से नीचे उतरा। आगे मैदान साफ था। वो बड़ा खुश था। उसने सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए इतना पूछा कि नाग ने शेर बनकर किसी सिपाही को हलाक तो नहीं किया, क्योंकि वो भी किसी बेगुनाह के खून बहाने के खिलाफ था। नाग ने कहा, उन्हें मारने की ज़रूरत ही क्या थी, वो बेचारे तो मेरी गरज ही सुनकर दुम दमाकर भाग उठे। शाबाश, अब आओ जंगल में शांता का ठिकाना तलाश करते हैं। दोनों दोस्त उस मकाम के करीब पहुंच गए जहां बच्चे की माँ और उसका बाप छुपे हुए थे। उन्होंने एक झोंपड़ी को देखा। वहां एक बूढ़ा नारियल के छाल की रस्सियां बट रहा था। नाग और अंबर उसके पास चले गए। बूढ़े ने उन दोनों को देखा तो डर कर झोंपड़ी के अंदर जाने लगा। अंबर ने आगे बढ़कर कहा, बाबा हमसे डरो नहीं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, सिर्फ हमारे सवाल का जवाब दे दो। बूढ़ा वहीं रुक गया और सहमी नज़रों से देखकर बोला, तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या पूछना चाहते हो? अंबर ने कहा, हमें इस बच्चे की माँ की तलाश है। उसका नाम शांता है और वो शहर में एक ऐसी जगह रहती है जहाँ अछूत अपने मुर्दों को जलाया करते हैं। बूढ़ा समझ गया कि ये तो उसके छोटे भाई की बेटी के बारे में पूछ रहे हैं। उसने हाथ जोड़े और कहा, ए खुदा के नेक बंदो, तुम जिस औरत के बारे में पूछ रहे हो वो मेरे भाई की बेटी है। तुम यहाँ बैठो, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। अंबर और नाग एक खाट पर बैठ गए। बूढ़े ने बच्चे को लेकर दूसरी खाट पर सुला दिया और खुद शांता और उसके बाप को खड्ड में इतला करने चला गया। थोड़ी देर बाद शांता अपने बाप के साथ आ गई। उसने लपक कर अपने बच्चे को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। शांता के बाप ने दोनों दोस्तों के पांव पर सर रख दिया और कहा कि वो नेकी के फरिश्ते हैं। उन्होंने एक दुखियारी माँ के जिगर के टुकड़े को फिर से मिला दिया है। अंबर ने कहा, बाबा हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। हमने बच्चे की माँ से वादा किया था कि उसका बच्चा उसे ज़रूर ला कर देंगे, ख्वाह रास्ते में कितनी ही तकलीफ़ें क्यों ना उठानी पड़े। हमने अपना वादा पूरा किया। नाग ने कहा, शांता अब तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम मारिया के बारे में हमारी रहनुमाई करो और हमें बता दो कि वो कहाँ होगी। शांता ने कहा, ए नेक दिल इंसानों, मुझसे ज़िंदगी का बहुत बड़ा गुनाह हो गया जब मैंने रुपए के लालच में आकर मारिया को डाकू गोविंद के हवाले कर दिया। काश मुझे मालूम होता कि वो तुम्हारी बहन है तो मैं ऐसा कभी ना करती। अंबर ने कहा, जो होना था वो हो चुका, अब तुम हमें डाकू गोविंद का ठिकाना बता दो, हम अपनी बहन को वहाँ से हासिल कर लेंगे। शांता ने कहा, डाकू गोविंद ने मुझे बताया था कि वो इसी जंगल के दूसरे किनारे एक वीरान किले के खंडर में रहता है।
अगर तुम वहाँ जाओ तो तुम्हें मारिया ज़रूर मिल जाएगी। मेरा ख्याल है कि डाकुओं ने मारिया को आगे फ़रोख्त नहीं किया होगा। अंबर और नाग ने कुछ देर उस झोंपड़ी में क़याम किया, मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हुए, घोड़ों को चारा वगैरह खिलाकर ताज़ा दम किया और फिर से सफ़र पर रवाना हो गए। वो जिस जंगल में जा रहे थे वो आगे चलकर ज़्यादा घना हो गया था, फिर भी वो आगे बढ़ते चले गए, इसलिए कि इस किस्म के घने जंगल वो इससे पहले देख चुके थे। रास्ते में एक बहुत तेज़ रफ्तार नहर आ गई। नहर छोटी थी मगर उसका पानी बहुत तेज़ था, इतना तेज़ कि घोड़ों के पाँव फिसल फिसल जाते थे। नाग ने सबसे पहले अपना घोड़ा पानी में डाल दिया, उसके बाद अंबर ने घोड़ा डाल दिया। पानी की लहरें घोड़ों को पीछे धकेल रही थी मगर घोड़े आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिर वो पानी में से गुजर गए और किनारे पर आ गए। अब आगे फिर जंगल शुरू हो गया। अंबर ने नाग से पूछा, ये बताओ कि ये जंगल कहीं ख़त्म भी होता है या नहीं? नाग ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी तरह भी इस जंगल में मैं पहली बार आया हूँ। मुझे खुद मालूम नहीं कि जंगल कहाँ जाकर ख़त्म होता है। बहरहाल मेरा क्या है, हम इसी तरह चलते रहे तो शाम तक जंगल के जनूबी किनारे तक पहुँच जाएंगे। वो शाम तक चलते रहे मगर जंगल का जनूबी किनारा नहीं आ रहा था। रात हो गई, अंधेरा फैल गया, जंगल ज़्यादा डरावना नजर आने लगा। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है हमें रात रुक कर यहीं कहीं बसर करके सुबह को फिर से सफ़र शुरू करना चाहिए, इसलिए कि रात के अंधेरे में कहीं हम रास्ता ना भूल जाएं। क्या ख्याल है तुम्हारा नाग? नाग ने चारों तरफ जंगल में नज़रें दौड़ाकर कहा, मेरा ख्याल है तुम ठीक कहते हो दोस्त, हमें रात इसी जगह बसर करनी चाहिए। इस जंगल में तो इस कदर अंधेरा है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, तो फिर घोड़े इसी जगह बांध कर आराम करते हैं। चुनाचे दोनों दोस्त घोड़ों से उतर पड़े। उन्होंने घोड़े दरख्तों के साथ बांध दिए और ख़ुद करीब ही सूखे पत्तों के बिस्तर पर लेटकर आराम करने और एक दूसरे से बातें करने लगे। नाग ने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इससे ज़्यादा डरावना जंगल नहीं देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है अंबर? क्या इस जंगल की खामोशी अजीबोगरीब नहीं? अंबर अंधेरे में बोला, मुझे भी जंगल की खामोशी बहुत अजीबोगरीब लगती है। इसमें कोई शक नहीं कि इस जंगल पर भूतों के जंगल का गुमान होता है। मालूम होता है कि यहाँ भटकी हुई रूहें रात को बसेरा करती हैं। नाग ने मुस्कुरा कर कहा, भटकी हुई रूहें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर वो हमसे मिलने रात को आ भी गईं तो अपने आप डर कर भाग जाएंगी, इसलिए कि हम खुद भटके हुए भूत हैं। अंबर कहका लगाकर हंस पड़ा। उसने नाग के इस जुमले का भरपूर लुत्फ उठाया था। उसके कहकों की आवाज़ जंगल में देर तक गूंजती रही, जैसे वो किसी गुंबद में बैठे हों। अंबर ने कहा, तुमने एक अजीब चीज़ महसूस की? कौन सी? यही कि इस जंगल में इस तरह कहके की आवाज़ कभी नहीं गूंजा करती, क्योंकि जंगल में आसमान खुला होता है, कोई गुंबद नहीं होता। मगर मेरे कहकहे की आवाज़ तो बड़े ज़ोर से गूंजी है। नाग बोला, हाँ यार, ये बात मैंने भी महसूस की है, लेकिन हो सकता है जंगल में हवा के एकदम बंद हो जाने और दरख्तों के गुंजान होने की वजह से गूंज पैदा हो गई हो। बहरहाल जो कुछ भी है, ये एक दिलचस्प और अनहोनी बात है। वो अभी बातें ही कर रहे थे कि जंगल में उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्हें यूँ महसूस हुआ जैसे कोई भारी भरकम शय उनकी तरफ बढ़ रही हो। ज़मीन पर सूखे पत्तों के चिरचिराने की आवाज़ थोड़ी थोड़ी देर बाद आ रही थी। दोनों एकदम खामोश हो गए। अंबर ने सरगोशी में कहा, मालूम होता है कोई हमारी तरफ बढ़ रहा है। हाँ, हमें होशियार हो जाना चाहिए। वो होशियार हो गए और कान आहट पर लगा दिए तो आवाज़ थोड़ी थोड़ी देर के बाद करीब से करीब तर आती जा रही थी। फिर अचानक उनके सामने एक ऐसा हाथी आकर खड़ा हो गया जिसका सर नहीं था। वो 4 पाँव पर खड़ा था और उसका सर गायब था। अंबर और नाग ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उस खौफनाक हाथी को देखने लगे। सर कटे हाथी ने ज़ोर से चिंगाड़ मारी और फिर एकदम बहुत बड़े शेर में तब्दील हो गया। शेर ज़ोर से गरजा और अंबर की तरफ बढ़ा। अंबर ने मुस्कुराकर नाग की तरफ देखा और कहा, क्या ख्याल है, इसे तुम शिकार करोगे या मैं करूं, या मैं इसे अपना करतब दिखाऊं? मुझे ये कोई बदरू मालूम होती है। नाग ने कहा, मैं इससे 2-2 हाथ करता हूं। इतना कहकर नाग ने फनकार मारी और एक खौफनाक सींग वाला गैंडा बनकर शेर की तरफ बढ़ा। शेर एकदम पीछे हटा और अब एक ऊंचे लंबे बड़े बड़े सींगों वाले जिन की शक्ल में आ गया और अपना एक डरावना बाजू आगे बढ़ाकर गैंडे यानी नाग पर हमला कर दिया। गैंडा एकदम दूसरी तरफ हट गया। अगर जिन का हाथ गैंडे पर पड़ जाता तो वो यकीनन 2 टुकड़े हो जाता। अंबर ने महसूस किया कि ये काम नाग से ना हो सकेगा। उसने इसलिए कि इसमें इतनी ताकत नहीं कि अकेला एक खौफनाक जिन का मुकाबला कर सके। अंबर ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और ज़ोर से एक फूंक मारी। जंगल में एक ज़बरदस्त हवा का झक्कड़ आया जिसने जिन को उठाकर 10 कदम दूर फेंक दिया। जिन बड़ा हैरान हुआ कि ये कौन सी नई बला है जिसने उसे अपने पाँव पर से हिला दिया। वो अभी संभलने भी न पाया था
कि अंबर ने उस पर दूसरा हमला कर दिया। अंबर इस दफ़ा जिन पर हमलावर हो गया। उसने जिन को एक ज़ोरदार टक्कर मारी। भला एक टक्कर से जिन का क्या बिगड़ सकता, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि जिन हैरान होकर एकदम पीछे हट गया। उसे हरगिज़ ये उम्मीद न थी कि एक आम किस्म का इंसान, वो भी कमज़ोर, उसका मुकाबला कर सकता है, इसलिए कि वो इस जंगल में भटकने वाला एक ताकतवर जिन था और उससे पहले कई लोगों को हिला कर चुका था। जिन ने ज़ोर से एक चीख मारी। सारा जंगल चीख से थरथरा उठा। नाग गैंडे का रूप छोड़कर एक सांप की शक्ल में आ गया और एक दरख्त पर चढ़कर छुप गया, क्योंकि वो जिन का मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर वो कुछ देर और वहाँ खड़ा रहता तो जिन उसका कचूमर निकाल देता। अब जिन और अंबर का मुकाबला था। जिन ने आगे बढ़कर अंबर को एक हाथ से उठा लिया और पूरी कुव्वत से ज़मीन पर मारकर उसके पर पाँव रख दिया। उसके पाँव का वज़न एक पहाड़ जितना था। पहले तो जिन को यकीन था कि अंबर ज़मीन पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ। अंबर ज़मीन पर इस तरह गिरा जिस तरह रुई का कूला गिरता है। जब जिन ने उसके ऊपर पाँव रखा तो अंबर का फिर भी कुछ ना बिगड़ा और वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। जिन को बेहद गुस्सा आ गया। उसने अंबर को दोनों हाथों में लेकर ज़ोर ज़ोर से मसलना शुरू कर दिया। अंबर फिर भी जिंदा रहा और उसके हाथों में बड़े मज़े से इधर उधर होता रहा। जिन झंझला उठा। उसने अंबर को एक दरख्त के साथ पटकना शुरू कर दिया। दरख्त टूट कर गिर पड़ा, मगर अंबर को कुछ ना हुआ। ना उससे कोई जख्म आया और ना ही कहीं से खून बहा। वो उसी तरह सालिम का सालिम रहा। जिन परेशान हो गया। उसने अंबर को ज़ोर से ज़मीन पर फेंक दिया। अंबर कपड़े झाड़कर उठ खड़ा हुआ और जिन की तरफ देखकर बोला, ऐ बदरू, क्या तुम्हें अब भी मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ और मुझे मौत क्यों नहीं आ रही? जिन ने एक खौफनाक गरज के साथ कहा, तू कौन है? अंबर बोला, ये अभी तुझे मालूम हो जाएगा। तूने मुझे हलाक करने की पूरी कोशिश की, मगर मैं हलाक नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें हलाक करने की मामूली सी कोशिश करूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि तुम किस तरह अपना बचाव करते हो। ये कहकर अंबर ने दोनों आंखें बंद करके कनीज़ की रूह का तस्वुर जहन में ले गया और फिर दरख्त की एक टहनी तोड़कर ज़मीन में काट दी। टहनी का ज़मीन के अंदर गड़ना था कि जिन घुटनों तक ज़मीन के अंदर गड़ गया। जितनी टहनी ज़मीन के अंदर थी उतना ही जिन ज़मीन के अंदर चला गया। जिन ने ज़मीन में से अपने पाँव बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। अंबर ने टहनी का एक पत्ता तोड़कर अपने हाथों में मसलना शुरू कर दिया। उसके साथ ही जिन की चीखें निकल गईं। उसे यूं लगा जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ जैसा जिन उसे अपने हाथों में मसल रहा हो। उसकी पसलियां टूटी जा रही थीं। वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगा और धाड़ने लगा। जंगल उसकी चीखों से गूंज उठा। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे बख्श दो, मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अंबर ने कहा, क्या अब तुम समझ गए हो कि तुम्हारा मुकाबला किस शख्स के साथ है? जिन ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अंबर ने कहा, तुम इससे पहले कई लोगों को इस जंगल में हलाक कर चुके हो। मैं उन सब का तुमसे एक एक करके बदला लूँगा। तुमने बेशुमार बेगुनाहों को मार डाला। जिन गिड़गिड़ाया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मारो नहीं, मैं तुम्हारा ग़ुलाम बनकर रहूँगा, मैं तुम्हारा ग़ुलाम बनकर रहूँगा। मुझे जो कुछ कहोगे वही करूँगा, मेरी जान मत लो, मुझे बख्श दो। अंबर ने कहा, तुम कौन हो और इस जंगल में कब से हो? जिन ने कहा, ए देवता, मैं एक काफिर जिन हूँ और 1000 बरस से इस जंगल में हूँ। मैंने लोगों को मारा नहीं, बल्कि वो मेरी शक्ल देखकर अपने आप मर जाते। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आइंदा किसी मुसाफिर के सामने नहीं आया करूँगा और तुम्हारा ग़ुलाम बनकर रहूँगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बहराम जिन है और मैं काफिरिस्तान से यहाँ कर इस जंगल में आबाद हुआ। इस दौरान में नाग भी दरख्त से उतरकर इंसान की शक्ल में आ गया और दोनों की बातें बड़े शौक से सुन रहा था। जब जिन बहुत ही गिड़गिड़ाया तो नाग ने कहा, अंबर, मेरा ख्याल है इसे माफ़ कर देना चाहिए। अंबर बोला, हरगिज़ नहीं, इसके सर पर बेशुमार लोगों का खून है। मैं ये टहनी तोड़कर अभी इसके 2 टुकड़े कर दूंगा ताकि इसके बाद किसी बंदा खुदा को हिलाक न कर सके। जिन ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हें तुम्हारे खुदा की कसम, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जान से मत मारो। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आज के बाद कभी किसी मुसाफिर को तंग नहीं करूँगा, बल्कि हो सका तो उनकी मदद करूँगा, उन्हें जंगली दरिंदों से बचाऊँगा। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरी जान बख्श दो। नाग ने कहा, हाँ अंबर, इसकी जान बख्श दो। ये वादा करता है कि मुसाफिरों की मदद करेगा, भूले भटकों को राह दिखाएगा और इस जंगल के खूनख्वार दरिंदों से मुसाफिरों को बचाएगा, तो इसे माफ़ कर देना चाहिए। अंबर ने कहा, और अगर ये अपने वादे से फिर गया तो? जिन ने घिघिया कर कहा, मैं अपने बाप की कसम खाकर कहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी अपने वादे से न फिरूंगा। इससे बड़ी मैं कसम नहीं खा सकता। ये हमारे कबीले की सबसे बड़ी कसम है। अगर कोई काफिर जिन इस कसम से फिर जाए तो वो जल कर भस्म हो जाता है। क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? नाग ने कहा, मेरा ख्याल है हमें यकीन कर लेना चाहिए। अगर ये काफिर जिन है
तो फिर भी इसने बहुत बड़ी कसम खाई है, इसे माफ़ कर दो। अंबर ने कहा, अच्छा दोस्त, अगर तुम कहते हो तो मैं इसे माफ़ कर देता हूँ। इतना कहकर अंबर ने ज़मीन में गाड़ी हुई टहनी बाहर निकाल ली। टहनी का ज़मीन से बाहर निकलना था कि जिन भी आज़ाद हो गया। उसके पाँव भी अपने आप ज़मीन से बाहर निकल आए। जिन हाथ बांध कर अंबर के आगे खड़ा हो गया और बोला, तुमने मेरी ज़िंदगी वापस करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तुम जो कुछ कहोगे मेरे बस में हुआ तो ज़रूर पूरा करूँगा। अंबर ने कहा, हम अपनी बहन मारिया की तलाश में हैं। उसे एक डाकू गोविंद पकड़ कर ले गया है। हमें ये बताओ कि डाकुओं का ठिकाना इस जंगल में कहाँ पर है। जिन ने हाथ बांध कर कहा, ऐ मेरे मोहसिन, तुम अगर कहो तो मैं इस पहाड़ को उठा दूँ तो मैं उठा दूँगा। तुम अगर कहो कि मैं तुम्हें यहाँ से समंदर पार पहुँचा दूँ तो मैं पहुँचा दूँगा। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि फ़लाँ आदमी कहाँ पर है, इसलिए कि मुझे गैब का इल्म नहीं। अंबर ने कहा, फिर तुम्हारा क्या फ़ायदा? हमें तो अपनी बहन की तलाश है। हम तो चाहते हैं कि हमें डाकुओं के ठिकाने का इल्म हो जाए। वहाँ पहुँचकर तो हम खुद उसे आज़ाद करवा लेंगे, फिर तुम्हारी मदद की हमें ज़रूरत नहीं होगी। नाग बोला, क्या तुम हमें ये भी नहीं बता सकते कि वीरान किले के खंडर कहाँ हैं? बहराम जिन ने कहा, मेरे मोहसिन, मैं हाथ बांधकर माफ़ी मांगता हूँ। मुझे इतना इख्तियार नहीं दिया गया। मुझे सिर्फ इस जंगल के 1 मील के अंदर अंदर जो कुछ है उसका इल्म है। उसके बाहर क्या है उसका मुझे कोई इल्म नहीं। काश मैं आप लोगों की कोई खिदमत कर सकता। अंबर और नाग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें एहसास हो गया कि बहराम जिन झूठ नहीं बोल रहा। वो बेचारा मजबूर है, उसे गैब का इल्म नहीं दिया गया। अब सिवाय इसके क्या हो सकता था कि वो जिन को वहाँ से रुखसत करके थोड़ी देर आराम करें और सुबह को अकेले ही आगे चल पड़ें। अंबर ने जिन से कहा, अब तुम हम जा सकते हो। अगर कभी हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हें कैसे बुलाएं? जिन ने कहा, सिर्फ मेरा नाम बहराम जिन ही ले लेना काफ़ी होगा। मैं हाजिर हो जाऊंगा और मुझसे जो मदद हो सकी मैं ज़रूर कर दूंगा। बहराम जिन ने अंबर और नाग को झुककर सलाम किया और गायब हो गया। उसके जाने के बाद जंगल में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई। कुछ देर अंबर और नाग बातें करते रहे, फिर गहरी नींद सो गए। उनकी आँख खुली तो धूप निकल आई थी और दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे। वो उठे, नदी पर जाकर उन्होंने मुंह हाथ धोया और थोड़े से जंगली फल खाकर और घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गए। दोनों दोस्त सारा दिन जंगल में चलते रहे। शाम होने को आ गई मगर जंगल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों कुछ परेशान से हो गए कि आखिर ये जंगल कहाँ और कब ख़त्म होगा। असल बात ये थी कि वो एक गलत और लंबे रास्ते पर आ गए और नीम दायरे की शक्ल में जंगल में सफ़र कर रहे थे। अगर वो सीधे रास्ते पर रहते तो उस वक्त तक जंगल के जनूबी किनारे पर पहुंच चुके होते। बहरहाल शाम एक बार फिर सर पर आ गई थी। उन्होंने दोबारा जंगल में रात बसर करने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि सख्त अंधेरे की वजह से रात को जंगल में सफ़र करना बहुत दुश्वार बात थी। उन्हें एक टूटी फूटी बारादरी नजर आई। करीब ही एक पुराना कुआं भी था। वो उसी जगह रुक गए, घोड़ों को जी भर कर घास खिलाकर पानी पिलाया और खुद बारादरी के टूटे फूटे फर्श पर कंबल बिछाकर लेट गए और बातें करने लगे कि ये जंगल का सफ़र कब ख़त्म होगा। नाग का ख्याल था कि वो रास्ते से भटक गए हैं। अंबर ने कहा, अगर भटक भी गए हैं तो फिर भी उन्होंने काफ़ी फासला तय कर लिया है और कल तक उन्हें जंगल के जनूबी किनारे तक पहुंच जाना चाहिए। नाग ने कहा, उसका भी यही ख्याल है। खुदा ने चाहा तो वो अगले रोज़ अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो अपनी भोली भाली बहन मारिया के बारे में गुफ्तगू करते रहे कि खुदा जाने बेचारी किस हाल में होगी और कहाँ होगी। उस जालिम डाकू गोविंद ने उस पर क्या क्या जुल्म नहीं किए होंगे। थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद नाग को नींद आने लगी। उसने कहा, यार मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने लगा हूँ। चलो फिर मैं भी सो जाता हूँ। नींद तो मुझे नहीं आ रही, लेकिन कोशिश करता हूँ कि 2 घड़ी आराम कर लूँ, कल को सफ़र भी करना है। नाग तो उसी वक्त खराटे लेने लगा। अंबर जागता रहा, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका ख्याल बार बार अपनी बहन मारिया की तरफ जा रहा था कि न जाने बेचारी इस वक्त कहाँ होगी और किस हालत में होगी। वो बारादरी के टूटे फूटे फर्श पर लेटा सोच रहा था कि अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे ज़लज़ला आ गया हो। बारादरी हिल रही थी। नाग भी चौंक कर उठ बैठा और बोला, ये क्या हो रहा है? बारादरी क्यों हिल रही है? मेरा ख्याल है भूचाल आ गया है, हमें छत के नीचे से बाहर आ जाना चाहिए। दोनों लपक कर छत से बाहर आ गए। उधर घोड़ों ने भी दरख्त के नीचे खड़े खड़े डर कर मिनमिनाना शुरू कर दिया। अंबर और नाग अभी सोच ही रहे थे कि ये ज़लज़ला कब ख़त्म होगा कि एकदम एक दरख्त कट कर ज़मीन पर गिर पड़ा। उन्होंने चौंक कर दरख्त की जानिब देखा। ये दरख्त पुराने कुएं के पास ही खड़ा था। कुएं में से धुआं निकलना शुरू हो गया।
अंबर ने कहा, नाग, ये भौचाल नहीं, ये कुछ और ही मामला है। नाग भी बड़ी हैरानी से कुएं में से निकलते हुए धुएं को देख रहा था। धुआं जंगल की फिजा में फैलता चला गया, उसका एक सतून सा बन गया था। अब भौचाल खत्म हो गया तो जमीन हिलना बंद हो गई। धुएं का सतून कुएं में से निकलकर अंबर और नाग से कुछ फासले पर आकर रुक गया। दोनों बड़े गौर से धुएं के सतून को देखने लगे। उनके देखते ही देखते धुआं गायब हो गया और उसकी जगह एक ऐसा भूत आकर खड़ा हो गया जिसके 12 हाथ और 12 पांव थे, मगर सर गायब था। उसका कद एक दरख्त की तरह बुलंद था। अंबर ने नाग की तरफ देखकर कहा, यार, ये जंगल सर कटे भूतों का से भरा मालूम होता है। नाग बोला, अब क्या होगा, ये भूत तो बड़ा खूंखार लगता है। 1 या 2 बाजू होते तो हम मुकाबला कर भी लेते, मगर इसके तो 12 बाजू और 12 टांगे हैं। इसका मुकाबला कैसे करेंगे? अंबर ने कहा, मुकाबला हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा मुकाबला? बहराम जिन। अगर इस सर कटे भूत ने हमें परेशान करने की कोशिश की तो हम बहराम जिन को उसके साथ मुकाबले के लिए छोड़ देंगे, वो उसे जरूर मार भगाएगा। अंबर ये कहकर खामोशी से सर कटे भूत की तरफ देखने लगा। वो देखना चाहता था कि सर कटा भूत उस पर हमला करता है या नहीं। भूत अपनी जगह पर खड़ा था और अपने 12 बाजू बड़ी बेचैनी से चारों तरफ हिला रहा था, जैसे किसी शय को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने एकदम इतने जोर से सांस लिया कि जंगल में तेज आंधी चलना शुरू हो गई। अगर अंबर और नाग दरख्तों से ना लिपट जाते तो वो उस आंधी में तिनकों की तरह उड़ जाते, मगर वो बच गए और दरख्तों के साथ चिमटे रहे। सर कटे भूत ने जब देखा कि दोनों अभी तक वहीं मौजूद हैं तो उसने अपने 12 हाथ फिजा में बुलंद किए। फिजा में बुलंद होते ही उसके हाथों में आग के से शरारे निकलना शुरू हो गए और जंगल के उस हिस्से में आग लग गई जहां अंबर और नाग खड़े थे। अब बात बहुत आगे चल निकली थी। नाग ने कहा, अंबर, तुम तो इस आग से बच जाओगे क्योंकि तुम मर नहीं सकते, मगर मैं ज़रूर हलाक हो जाऊंगा, खुदा के लिए कुछ करो। अंबर ने उसी लम्हे बहराम जिन का नाम लेकर उसे बुला लिया। जंगल में एक धमाका सा हुआ और बहराम जिन उनके सामने आन खड़ा हुआ। उसने आते ही कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? देख नहीं रहे जंगल में आग लग रही है, इस तरह हो सके इस सर कटे भूत से हमारा पीछा छुड़ाओ। जो हुक्म मेरे आका। जिन ने इतना कहा और पीछे मुड़कर सर कटे भूत को कहर आलूद नजरों से देखा। फिर उसने मुंह से जोरदार फूंक मारी। उसके मुंह से पानी की एक आबशार निकलकर जंगल के दरख्तों पर गिरी और सारी आग यक लख्त बुझ गई। सर कटे भूत को पता चल गया कि कोई दूसरा जिन उसके मुकाबले के लिए आ गया है। उसने जंगल में से एक बार फिर आग लगा दी। बहराम जिन ने आग को फिर बुझा दिया। इस बार सर कटे भूत ने जमीन पर पांव मारा तो जमीन उस जगह से शक हो गई जहां बहराम जिन खड़ा था। बहराम जिन उछलकर परे हो गया और एक दरख्त जड़ से उखड़कर सर कटे भूत पर जोर से मारा। सर कटे भूत ने भी दरख्त उखाड़ लिया। अब दोनों का मुकाबला शुरू हो गया। उनके शोर और पांव की धमक से सारा जंगल लरज उठा। बहराम जिन आगे बढ़ बढ़कर हमले कर रहा था। सर कटा जिन भी हर हमले को बड़ी कामयाबी से बचा रहा था। बड़े जोरों की जंग हो रही थी। बहराम जिन ने एक छलांग लगाई और पास ही खड़ी चट्टान को दोनों हाथों से पकड़कर उखाड़ दिया। सर कटा जिन इधर उधर हटने लगा। बहराम जिन दोनों हाथों के ऊपर बहुत बड़ी चट्टान लिए भूत को कुचलने के लिए आगे बढ़ रहा था और सर कटा भूत इधर उधर भागकर अपना बचाव कर रहा था। खुदा जाने उसे क्या सूझी कि उसने पुराने कुएं में छलांग लगा दी। जो ही सर कटे भूत ने कुएं में छलांग लगाई, बहराम जिन ने चट्टान का बहुत बड़ा पत्थर कुएं के मुंह पर रख दिया और उसे बंद कर दिया। फिर उसने एक पत्थर लेकर उस जोर से जमीन पर मारा और दरख्त की एक टहनी को आग लग गई। बहराम जिन ने जलती हुई टहनी उठाकर कुएं के अंदर फेंक दी। कुएं में से आग के लंबे लंबे शोले निकलने लगे। बहराम जिन ने कुएं का मुंह दोबारा पत्थर से बंद कर दिया। अब कुएं में से सर कटे भूत की खौफनाक चीखें बुलंद होने लगी। वो चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, मगर बहराम जिन कुएं के पत्थर के ऊपर बैठा रहा। जब सर कटे भूत की चीखें बंद हो गईं तो बहराम जिन ने पत्थर पर से उतरकर झुककर कहा, मेरे आका, ये बदबख्त सर कटा भूत जलकर भस्म हो गया। ये अब इस जंगल में कभी किसी मुसाफिर को तंग नहीं करेगा। अब मैं जा रहा हूँ, अगर कोई और खिदमत हो तो फरमाए। अंबर ने कहा, नहीं बहराम, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा शुक्रिया। बहराम जिन गायब हो गया। अंबर और नाग ने कुएं के पास जाकर चट्टान के साथ कान लगाकर सुना। कुएं के अंदर गहरी खामोशी छाई हुई थी। साफ जाहिर था कि सर कटा भूत जलकर भस्म हो गया है। उन्होंने चट्टान को हाथ लगाकर देखा तो वो इतनी बड़ी थी कि कोई भी इंसान उसे उठाकर कुएं पर नहीं रख सकता था। वो 12 दरी में वापस आकर लेट गए क्योंकि सुबह सुबह उन्हें फिर अपने मुसीबत के सफ़र पर चलना था। दूसरे दिन दोपहर को वो जंगल के जनूबी किनारे पर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने एक जगह टीले के ऊपर खड़े होकर जनूब की तरफ वीरान किले के खंडरात देखे। वो समझ गए कि यही वो मकाम है जिसके बारे में शांता ने उन्हें बताया था कि गोविंद डाकू वहाँ रहता है।
और उसने मारिया को वहीं कैद कर रखा है। उन्होंने टीले पर से उतरकर घोड़े दौड़ाए और बहुत जल्द किले के पिछवाड़े एक टूटी फूटी दीवार के पास जाकर रुक गए। यहाँ बैठकर वो गौर करने लगे कि किले के अंदर कैसे जाएं। उन्हें यकीन था कि यही डाकुओं का मस्कन है और मारिया इसी जगह कैद होगी, लेकिन वो बड़ी होशियारी और दूरअंदेशी के साथ कोई कदम उठाना चाहते थे, क्योंकि जल्दबाजी से उन्हें मारिया को नुकसान पहुंच सकता था। वो बातें ही कर रहे थे कि उन्हें घोड़ों की टाप सुनाई दी। घोड़े कदम कदम चलते महसूस हो रहे थे। दोनों दरख्तों की आड़ में हो गए। उन्होंने देखा कि 2 घुड़सवार जिन्होंने सरों पर पगड़ियां बांध रखी थी और गले में सुर्ख रुमाल थे, जंगल में उनकी तरफ चले आ रहे थे। दोनों दम बखुद हो गए। वो करीब से बातें करते हुए गुजर गए। उनमें एक मूंछों वाला गोविंद था और दूसरा उसका साथी था। गोविंद कह रहा था, बनारस से 2 नए ठग आज हमारे किले में आए हैं। सरदार ने पैगाम भेजा है कि वो बड़े कारीगर ठग हैं, उनकी बड़ी आओ भगत करना। दूसरे ने पूछा, मगर गोविंद, हम तो उनकी शक्ल नहीं पहचानते, फिर कैसे मालूम होगा कि ये वही ठग हैं? गोविंद ने कहा, पहली बात तो यह है कि वो किले में आते ही हमारा खुफिया जुमला बोलेंगे कि तुफैल आ गया, और फिर उन्होंने गले में स्याह रुमाल बांध रखे होंगे। इससे ज़्यादा और क्या निशानी हो सकती है? ठीक है। दोनों घुड़सवार बातें करते गुजर गए। अंबर और नाग ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में खास किस्म की चमक थी। ऐसा लगता था कि दोनों एक ही बात सोच रहे थे। अंबर ने कहा, नाग, ठगों के किले में दाखिल होने का बड़ा सुनहरी मौका है। क्यों ना हम बनारस के ठग बनकर किले के अंदर चले जाएं? खुफिया जुमला तो हमें मालूम हो ही गया है। नाग बोला, मैं भी यही सोच रहा था, मगर काले रुमाल हम कहाँ से हासिल करेंगे? हमारे पास जो काले रंग की एक चादर है उसे फाड़ कर रुमाल बना लेंगे। नाग को अंबर की यह तजवीज़ पसंद आई। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, लेकिन दोस्त, अगर असली बनारसी ठग भी पहुंच गए तो क्या करेंगे? अंबर ने कहा, वो जब आएंगे तो देखा जाएगा, पहले हम किले के अंदर दाखिल हों। हो सकता है उनके आने तक हम मारिया को लेकर यहाँ से फरार हो जाएं। तो फिर चलो, देर काहे की? उन्होंने उसी वक्त काली चादर फाड़ कर रुमाल बनाए और गले में डाल लिए, सरों पर सफ़ेद पगड़ियाँ बांध लीं और घोड़ों पर सवार होकर किले की तरफ रवाना हो गए। पुराने किले का खंडर बिल्कुल सामने ही था। खंडर के अंदर एक जगह टूटा फूटा पत्थरों का दरवाज़ा था जो जंगली झाड़ियों में छुपा हुआ था। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यही वीरान किले के अंदर जाने का रास्ता होगा। चुनाचे वो दरवाजे के पास जाकर रुक गए। अभी उन्हें खड़े थोड़ी ही देर हुई थी कि उनके दाएं बाएं छलांगे लगाकर 4 डाकू आ गए और उन्होंने उनके गलों में लाल रुमाल डालकर कसने शुरू कर दिए। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुफैल आ गया है? इस जुमले को सुनते ही डाकुओं ने अपने रुमाल अंबर और नाग के गले से निकाल लिए और पूछा, तुफैल तो आ गया है, मगर तुम कहाँ से आए हो? हम बनारस से आए हैं और गोविंद से मिलना है। डाकू पहरेदार समझ गए कि ये वही बनारसी ठग हैं जिनके बारे में गोविंद ने उन्हें हिदायत दे रखी थी कि वो जिस वक्त भी आए उन्हें बड़ी इज्जत के साथ उनके पास ले जाया जाए। चारों डाकुओं ने अंबर और नाग को सलाम किया और कहा, हमारे साथ आ जाओ भाई, सरदार गोविंद आपका ही इंतजार कर रहा था। अंबर और नाग बड़ी शान के साथ चारों डाकुओं समेत किले के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कि ठगों ने किले के अंदर गार बना रखे थे। एक गार का दरवाज़ा दूसरे गार में खुलता था। गारों के नीचे भी गार थे। अगर पुलिस छापा मारती तो बड़ी आसानी के साथ ऊपर वाले गार को छोड़कर नीचे वाले गार में छुप सकते थे और किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकती थी। अंबर और नाग डाकुओं की कमीनगाह की इन भूल भुलैयों से बड़े मुतासिर हुए और रास्ते को याद रखने लगे ताकि बाहर निकलने में आसानी हो और वो कहीं भी रास्ता ना भूल जाएं। एक गार में से निकलकर वो एक कमरे में दाखिल हुए जिसकी छत ऊंची थी। एक तरफ तख्त पर तकिए लगे थे और गोविंद अपने साथी के हमरा बैठा हुक्का पी रहा था। पहरेदारों ने गोविंद को झुककर सलाम किया और कहा, सरकार, बनारस के छंगू मंगू ठग आ गए हैं। गोविंद ने ताली बजाकर कहा, मुबारक मुबारक छंगू मंगू, तुम दोनों से मिलकर मुझे बेइंतहा खुशी हुई। मेरा नाम गोविंद है, मैं यहाँ का सरदार हूँ और ये मेरा साथी श्याम है। अंबर और नाग ने बारी बारी सबसे हाथ मिलाए और कहा, सरदार गोविंद को हमारा सलाम हो। हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी थी और आपको देखने का बहुत शौक था। गोविंद बोला, मुझे भी आपसे मिलने का बेहद शौक था, क्योंकि मैंने भी आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी। खास तौर पर प्रतापगढ़ के जंगल में आप दोनों ने जो राजा के 12 सिपाहियों को रुमाल से गला घोंटकर मार डाला था, तो वो आपकी बहादुरी की एक जिंदा मिसाल है। आप वाकई हमारे मुल्क के मशहूर और काबिल इज्जत ठग हैं। ये बताओ कि तुम्हारे सरदार के साथ क्या झगड़ा हुआ था? अंबर और नाग परेशान हो गए क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम था कि छंगू मंगू का उनके सरदार से क्या झगड़ा हुआ था। फिर भी अंबर ने अंदाज़ा लगाकर कहा, गोविंद, आपको तो मालूम है कि हमारा सरदार बड़ा गरूर करने लगा था और वो दूसरे ठगों के साथ बड़ा बुरा था। फिर हमसे बर्दाश्त ना हो सका क्योंकि हमारी वजह से सरदार ऐश कर रहा था। हमने एक एक दिन में 2-2 काफलों का माल लूट कर सरदार को दिया था, मगर उसने हमारी कदर ना की, इसलिए हमें उससे अलग होना पड़ा। बहुत खूब, तुम ठीक कहते हो। दलेर डाकू कभी किसी से नहीं डरता, मगर हम आपकी इज्जत करेंगे।
क्योंकि हम बहादुर डाकुओं की हमेशा से इज्जत करते आए हैं। आप हमारी टोली में रहकर बहुत खुशी महसूस करेंगे और आपको यूं लगेगा जैसे आप अपने भाइयों में रह रहे हैं। नाग ने कहा, हमें भी यही उम्मीद है कि आपके साथ हमारा दिल लग जाएगा। गोविंद ने उसी वक्त खाने के लिए भुने हुए मुर्ग और फल मंगवाकर अंबर और नाग के आगे रखा और कहा, छंगू मंगू, तुम थके हुए और तुम्हें भूख भी जरूर लगी होगी, इसलिए खूब पेट भर कर खाओ। हम आज ही तीसरे पहर एक जगह डाका मारने जा रहे हैं। अंबर ने खाना खाते हुए कहा, किस जगह जाना है सरदार? गोविंद ने कहा, यहाँ से 10 मील के फासले पर एक नदी है, वहाँ से एक सड़क उज्जैन को जाती है। हमारे जासूस ने खबर दी है कि दोपहर के बाद वहाँ से हस्तनापुर का एक सेठ पालकी में अपनी बीवी बच्चों के साथ गुजर रहा है। जाहिर है उसके पास बहुत दौलत होगी, बस उसी को शिकार करना है। हम सब इकट्ठे चलेंगे। अंबर बोला, जो हुक्म सरदार। खाने के बाद अंबर और नाग ने वहीं कुछ देर लेटकर आराम किया। आराम क्या करना था, बस वो मौका की तलाश में रहे कि किसी तरह से उन्हें मारिया के बारे में कुछ इल्म हो, मगर वो कुछ मालूम ना कर सके। ना मारिया वहां आई और ना वो किसी से कुछ पूछ सके। इस दौरान में दोपहर गुजर गई और गोविंद ने आकर कहा, छंगू मंगू, तैयार हो जाओ, डाका डालने के लिए चलना है। मजबूरन नाग और अंबर को डाका की तैयारी करनी पड़ी। उन्होंने आज तक ना तो किसी बेगुनाह को लूटा था और ना रुमाल से ठगों की तरह गला घोंटकर हलाक किया था, मगर वो इनकार करके मुसीबत में नहीं फंसना चाहते थे। चुनाचे वो गोविंद और दूसरे डाकुओं के साथ किले से निकलकर जंगल में नदी की तरफ रवाना हो गए। ये नदी काफी दूर थी और जंगल के दरमियान में से होकर गुजरती थी। नदी किनारे पहुंचकर डाकू एक जगह छुप गए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सेठ की पालकी नमदार हुई। सेठ अपनी बीवी और 4 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ सफर कर रहा था। कुछ नौकर भी थे जिन्होंने तलवारें उठा रखी थी। उन नौकरों में डाकुओं का एक जासूस भी था, जिसने सेठ को वहीं नदी किनारे पड़ाव डालने पर मजबूर कर दिया। सेठ के नौकरों की सारी तलवारें जासूस ने एक खास जगह रखवा दी और सेठ से कहा, हजूर आप बच्चों के साथ आराम करें, मैं जंगल में आपके लिए फल तोड़कर लाता हूँ। ये जासूस सीधा गोविंद के पास आ गया और उसने बताया कि मामला तैयार है, चलकर हमला कर दें। अंबर और नाग नहीं चाहते थे कि एक बेगुनाह सेठ और उसके मासूम बीवी बच्चों को हलाक कर दिया जाए। उन्होंने गोविंद से कहा, सरदार हमें इजाज़त दो कि हम सेठ को अपना शिकार करें। गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, इजाज़त है, हमें खुशी होगी कि हमारे मेहमान शिकार करें। अंबर और नाग दरख्तों की ओट में से निकले और दबे पांव झाड़ियों में से होते नदी किनारे उस मकाम पर पहुंच गए जहां सेठ अपने बीवी बच्चों के साथ घास पर कालीन बिछाए आराम कर रहा था। नौकर जरा परे बैठे खाना खा रहे थे। अंबर और नाग छुपने के बजाय सीधे सेठ के पास पहुंच गए। सेठ उनको देखकर घबरा गया। अंबर ने कहा, सेठ घबराओ नहीं, हम तुम्हें हलाक करने नहीं आए, हालांकि हमारे जिम्मे काम यही लगाया गया है। हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि तुम और तुम्हारी बीवी बच्चे इस वक्त बड़े खूनखार और वहशी डाकुओं के नरगे में आ चुके हो। वो तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी दौलत पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने हमें इसलिए भेजा है कि हम तुम दोनों को हलाक करके तुम्हारी दौलत लूट कर ले जाएं, मगर हम तुम्हें और तुम्हारे बेगुनाह बीवी बच्चों को नहीं मारना चाहते। अब एक ही सूरत है कि तुम यूं लेट जाओ जैसे मर गए हो और सारी दौलत हमारे हवाले कर दो। दौलत तुम फिर भी बना लोगे, मगर जिंदगी वापस नहीं आएगी। ये मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो डाकू किसी सूरत तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम जिंदा बचकर यहाँ से वापस नहीं जा सकते, इसलिए हमारी बात पर अमल करते हुए दौलत हमारे हवाले कर दो और जिंदगी बचाकर यहाँ से भाग जाओ। डाकू इस कदर ज्यादा हैं कि तुम्हारे नौकर मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सेठ की बीवी बच्चे तो रोने लगे। सेठ के दिमाग में अंबर की बात बैठ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी सारी दौलत ले जाएं और मेरे और मेरी बीवी बच्चों की जान बख्श दें। अंबर ने कहा, बस अब तुम सब कालीन पर इस तरह लेट जाओ कि मालूम हो कि तुमको मार डाला गया है। सेठ ने एक मर्तबान में सारे सोने के सिक्के और बीवी का जेवर डालकर अंबर के हवाले कर दिया और खुद बीवी बच्चों के साथ कालीन पर यूं लेट गया जैसे उसका गला घोंटकर मार दिया गया हो। अंबर और नाग जेवरों और अशरफियों से भरा हुआ मर्तमान लेकर गोविंद के पास आ गए। गोविंद ने मर्तमान में सोने के जेवर और अशरफियाँ देखी तो बड़ा खुश हुआ और अंबर और नाग को शाबाश देकर बोला, छंगू मंगू, तुम वाकई बहुत बहादुर ठग हो। मैं तुम पर जितना भी फख्र करूं कम है। सेठ के खानदान को पूरी तरह ठिकाने लगा दिया था ना? अंबर ने कहा, जी सरदार। उस बेचारे ने तो चूं तक न की, बड़ी खामोशी से आंखें बंद करके मर गया। शाबाश, चलो वापस किले में चलते हैं। और सारे डाकू किले की तरफ लौट पड़े। अंबर को इस बात का बड़ा दुख था कि उन्होंने सेठ की बीवी और बच्चों को कानों के जेवर उतारकर गोविंद को दे दिए, जिसका उस जेवर पर कोई हक नहीं था। अंबर ने फैसला कर लिया कि अगर हो सका तो वो सेठ की बीवी का जेवर जरूर वापस कर देगा। डाकुओं के जाने के बाद सेठ ने आंखें खोलकर देखा, उसके बीवी और बच्चे उसके पास ही आंखें बंद किए लेटे थे। उसने जल्दी जल्दी उन्हें उठाया। नौकर डर के मारे एक तरफ दुब के बैठे थे। सेठ ने खुदा का शुक्र अदा किया कि माल चला गया, मगर उसकी जान तो बच गई।
बूढ़े नौकर ने कहा, सेठ साहब घर जाकर काले बकरे की कुर्बानी दे। वो तो कोई नेक आदमी था जिसने आपको बचा लिया, वरना ये ठग किसी को नहीं छोड़ते। उनके लिए किसी का गला घोंट कर मार डालना तो बाएं हाथ का खेल है। सेठ ने बाल बच्चों को साथ लिया और रातों रात सफर करता हुआ जंगल से बाहर आ गया। उधर पुराने किले में रात को अंबर और नाग के पहले शिकार की खुशी में दावत दी गई। सालिम बकरे भुने गए। आधी रात तक दावत जारी रही, फिर सब लोग सो गए। अंबर और नाग की सरदार गोविंद ने बड़ी तारीफ की। गोविंद ने कहा था, बड़ा सरदार जरताश जब आकर तुमसे मिलेगा तो ये सुनकर बहुत खुश होगा। दोनों दोस्त सर पकड़कर रह गए तो गोया जरताश ठग उन डाकुओं का बड़ा सरदार था। अंबर और नाग को मालूम था कि जो ही जरताश वहां पहुंचा वो उन दोनों को पहचान लेगा और फिर डाकुओं को धोखे देने के इल्जाम में दोनों को मार दिया जाएगा। अभी तक उन्होंने ये बात भी मालूम ना हो सकी कि मारिया कहाँ पर है। दूसरा, उन्हें ये गम खाया जा रहा था कि जब असल छंगू मंगू बनारसी ठग वहां आ गए तो क्या होगा। अंबर ने कहा, मगर वो अभी तक आए क्यों नहीं? उन्हें तो आज शाम तक आ जाना चाहिए था। नाग बोला, हो सकता है वो भी रास्ते में हो और रात को किसी वक्त पहुंच जाएं। इस सूरत में हमें खबरदार रहना चाहिए। चुनाचे वो दोनों जागते रहे, बल्कि आधी रात को उठकर पुराने किले के दरवाजे के बाहर जाकर दूर जंगल के रास्ते में बैठ गए। आधी रात के बाद दूर से घोड़ों के टापों की आवाज़ें सुनाई दी। वो चौकन्ने हो गए। नाग ने कहा, शायद वो लोग आ रहे हैं। अंबर होशियार हो गया। थोड़ी देर में दो घुड़सवार नमदार हुए। उन्होंने सफ़ेद पगड़ियाँ बांध रखी थी और गले में स्याह रुमाल थे। अंबर सरगोशी में नाग से बोला, यही छंगू मंगू है, मैं उनसे बात करता हूँ। तुम कोई ऐसा बंदोबस्त करो कि ये लोग पुराने किले में दाखिल न हो सके। अंबर आगे बढ़कर रास्ते में खड़ा हो गया। इतने में दोनों ठग करीब आ गए। अंबर ने सलाम करके कहा, क्या तुफैल आ गया? ये ठगों का खुफिया फिक्रा था। बनारसी ठग वहीं रुक गए। एक ने कहा, हाँ तुफैल आ गया। अंबर ने पूछा, क्या तुम बनारस से आए हो और तुम्हारा नाम छंगू मंगू है? उन्होंने कहा, हाँ हम छंगू मंगू हैं और बनारस से आए हैं। अंबर ने खुश होकर कहा, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सरदार गोविंद ने कहा है कि तुम दोनों को लेकर इज्जत से जंगल वाली कमीन गांव में आ जाओ। वो तुम्हारा वहाँ इंतज़ार कर रहा है, आओ मेरे साथ। छंगू मंगू अंबर के साथ चल पड़े। थोड़ी दूर अंबर ने ले जाकर कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं सरदार को खबर किए देता हूँ। वो एक जगह छुप कर शिकार का इंतज़ार कर रहा है। छंगू मंगू वहीं रुक गए और अंबर दरख्तों के पीछे चला गया। इस अरसे में नाग ने सांप का रूप बदल लिया और दोनों का पीछा करता चला आया। छंगू मंगू के दरख्तों के पास घोड़ों पर से उतरकर दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गए। छंगू ने कहा, यार मंगू, ये सरदार गोविंद यहाँ कहाँ बैठा इंतज़ार कर रहा है? मंगू ने कहा, छंगू यार वो भी ठग है, किसी मोटी असामी की मार पर लगा होगा, अभी आ जाता है। सांप छंगू के ऐन पीछे आ गया। छंगू को कोई खबर न थी। सांप ने फन उठाकर चुपके से छंगू के कंधे पर डस दिया। नाग ने सिर्फ इतना जहर दाखिल किया जिससे वो 2 रोज तक बेहोश रहे और मरे नहीं। मंगू ने छंगू की तरफ देखकर कहा, मुझे तो दाल में कुछ काला काला नजर आ रहा है। लेकिन छंगू ने कोई जवाब ना दिया। मंगू ने उसे करीब आकर देखा तो वो बेहोश हो चुका था। मंगू एकदम चौकस होकर बैठ गया और घोड़े पर सवार होकर भागने ही वाला था कि सांप ने फन उठाकर उसे भी पांव पर डस दिया। मंगू चक्कर खाकर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। सांप ने उसी वक्त नाग की शक्ल इख्तियार कर ली और अंबर को आवाज़ देकर बुला लिया। ये दोनों तो बेहोश हो गए। अब इनको किसी ऐसी जगह छुपा देते हैं जहाँ ये जंगली दरिंदों से बचे रहें। उन्होंने मिलकर एक दरख्त की खो में उन दोनों बनारसी ठगों को छुपाकर ऊपर से सूखे पत्ते डाल दिए और घोड़ों पर सवार होकर वापस किले में आ गए। एक बहुत बड़ी परेशानी से उन्होंने अपना पीछा छुड़ा लिया। दूसरे रोज सरदार गोविंद ने अंबर और नाग से कहा, मियाँ छंगू मंगू मुल्क आसाम से परसों शाम हमारा बड़ा सरदार जरताश ठग वापस आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि उसके आने से पहले पहले कोई बहुत बड़ा डाका मारा जाए ताकि बड़ा सरदार जरताश आए तो उसको तोहफे पेश किए जाएं। क्या ख्याल है तुम्हारा? बड़ा अच्छा ख्याल है, अंबर ने कहा। मगर वो दिल ही दिल में परेशान हो गया कि अगर जरताश वहाँ आ गया तो उन दोनों का भांडा फूट जाएगा और कम से कम जरताश इस बात पर ज़रूर उनसे पूछ गिछ करेगा कि वो दोनों किस नीयत से ठगों में छंगू मंगू का भेस बदल कर आए हुए हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था तो गोविंद बोला, मेरा जासूस कल काफले की खबर लाएगा। अगर कोई काफला उधर से गुजरने वाला हुआ तो कल उस पर हाथ साफ किया जाएगा। अंबर और नाग गार में एक जगह आकर बैठ गए और अपनी तलवारों को चमकाने लगे। दिल में वो बड़े परेशान थे। दूसरी तरफ उन्हें छंगू मंगू की भी फिक्र थी। शाम तक उन्हें भी होश आ जाना था। इसका मतलब ये था कि रात को वो भी किले में आ जाएंगे और फिर भांडा फूट जाने का खतरा था। गर्ज के अंबर और नाग अपनी बहन मारिया की तलाश में यहाँ आकर एक अजीब चक्कर में फंस गए थे। नाग ने कहा, आखिर हमने भी तो यहाँ मारिया को तलाश करने की कोशिश नहीं की, मगर यहाँ तो एक भी औरत नहीं। डाकुओं के गार में सिवाय मर्दों के और कोई नहीं।
कम अज़ कम हम किसी से पूछ ही सकते हैं। इस तरह उन्हें शक हो सकता है तो फिर क्या हुआ, शक होता है तो हो जाए। इतने में एक अधेड़ उम्र डाकू का उधर से गुजर हुआ। नाग ने उसे बुलाकर कहा, बाबा एक बात तो बताओ। डाकू रुक गया। अंबर ने गुस्से से नाग की तरफ देखा। नाग समझ गया अंबर नहीं चाहता कि किसी से मारिया का जिक्र किया जाए और वो डाकू से इधर उधर की बातें करने लगा। जब डाकू चला गया तो अंबर ने कहा, तुम ज़रूर मारिया को किसी मुसीबत में फंसाओगे, लेकिन आखिर हम कब तक यहाँ पड़े रहेंगे? कल नहीं तो परसों जरताश आ जाएगा और अपना राज फाश हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि हम डाकू नहीं हैं। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, पहले जंगल में चलकर छंगू मंगू की खबर लेते हैं कि कमबख्त कहीं उन्हें होश तो नहीं आ गया। दोनों उठकर जंगल में आ गए। उन दोनों के हाथों के तोते उड़ गए जब उन्होंने देखा कि जिस जगह उन्होंने बेहोश डाकुओं को छुपाया था वो वहाँ मौजूद नहीं थे। वो जल्दी से किले की तरफ आए। अभी वो किले के दरवाजे पर ही थे कि सारे डाकुओं ने तलवारें निकालकर उन्हें घेर लिया। सरदार गोविंद ने चीख कर कहा, कौन हो तुम और यहाँ किसकी जासूसी करने आए थे? अंबर और नाग ने देखा कि असली छंगू मंगू सरदार गोविंद के पास ही खड़े थे। अब अंबर और नाग भला क्या जवाब देते? आएँ बाएँ शाएँ करने लगे। गोविंद ने कहा, इनको कैद में डाल दो, बड़े सरदार के आने पर इनके सर कलम कर दिए जाएंगे। डाकू अंबर और नाग को सबसे निचली गार में ले गए और वहाँ एक कोठरी में बंद करके आगे बड़ा सा पत्थर रख दिया। दोनों दोस्त बेबस होकर रह गए। अंबर से नाग ने कहा कि वो बहराम जिन की मदद ले, मगर अंबर ने कहा, जब तक मारिया का पता नहीं चलता जिन की मदद लेना बेकार है। मारिया का पता अगर चल सकता है तो उन डाकुओं में से ही चल सकता है, इसलिए हमारा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। कम से कम उस वक्त तक हमें यहाँ रहना होगा जब तक ये सुराग नहीं मिल जाता कि मारिया को इन लोगों ने कहाँ छुपा कर रखा हुआ है। और दूसरे रोज़ बड़ा सरदार जरताश ठाक भी वहाँ पहुँच गया। जब उसके सामने नाग और अंबर को पेश किया गया तो वो उन्हें पहचान गया और हैरान होकर बोला, अच्छा तो तुम जासूस निकले। मैं भी हैरान था कि तुम इतनी दूर का सफ़र करके हमारे शहर में क्यों आ रहे हो। बहुत अच्छा, तुम्हें जासूसी की सज़ा दी जाएगी, तुम्हें हमसे गद्दारी का मज़ा चखाया जाएगा। जरताश ने गोविंद को हुक्म दिया, गोविंद, हुक्म सरदार, कल सुबह सूरज निकलते इन दोनों को किले की सबसे ऊपर वाली दीवार से नीचे खड्ड में गिरा दिया जाए। ऐसा ही होगा सरदार। अंबर और नाग को कैद में डालकर उन पर कड़ा पहरा लगा दिया गया। अब अंबर के लिए अपने कर्तव्य दिखाने का वक्त आ गया। उसने नाग से कहा, मैं बहराम जिन को अभी नहीं बुलाता, मैं उसे कल ठीक उस वक्त बुलाऊंगा जब ये लोग हमें किले की दीवार से नीचे गिरा रहे होंगे। नाग ने कहा, और अगर बहराम जिन ने आने में देर कर दी तो कम से कम मेरी हड्डी पसली एक कर दी जाएगी। भाई उसे अभी बुला लो, कम से कम उसे बुलाकर ये तो कह दो कि कल सूरज निकलते ही यहाँ आ जाए। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम फिक्र ना करो नाग, बहराम ठीक वक्त पर आ जाएगा। ज्यों तू करके रात गुजर गई। अभी दिन निकलने में कुछ देर बाकी थी कि डाकू उन दोनों को जंजीरों में जकड़कर किले की फसील के ऊपर ले गए। वहाँ बड़ा सरदार जरताश और गोविंद और दूसरे डाकू तमाशा देखने के लिए मौजूद थे। जरताश ने मुस्कुराकर कहा, बरखुरदार, अब ज़रा जरताश के साथ गद्दारी का मज़ा भी चख कर देख लो। तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे नाम से मुल्क का बच्चा बच्चा कामता है। अंबर ने भी मुस्कुराकर कहा, जरताश, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ और तुम किस से बात कर रहे हो तो तुम अभी कांपने लगो। जरताश ने डांट कर कहा, बकवास बंद करो। अमर बोला, अगर तुम मुझे ये बता दो कि मारिया कहाँ है तो मैं तुमको और तुम्हारे साथियों को माफ़ कर दूंगा। जरताश ने कहका लगाकर कहा, बदनसीब, तुम मुझे माफ़ करना चाहते हो? कमबख्त, अभी तुम्हारा जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर नीचे खड्ड में पड़ा होगा। तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे सामने? अंबर ने कहा है, अब भी वक्त है, सोच लो। मैं तुम्हें कुछ देर की मोहलत देता हूँ, फिर मुझसे शिकायत ना करना कि तुम लोगों की मौत का वक्त करीब आ रहा है। जरताश ने आगे बढ़कर बड़े ज़ोर से अंबर के मुंह पर तमाचा मार दिया। अंबर को तो कुछ ना हुआ, लेकिन जरताश को यूँ महसूस हुआ जैसे उसने किसी पत्थर की सिल पर हाथ मार दिया हो। वो कुछ हैरान ज़रूर हुआ, मगर फिर गुस्से में आकर बोला, इनके सर कलम कर दिए जाएं। जल्लाद तलवार लेकर आगे बढ़ा। उसने अंबर की तरफ देखा। अंबर ने फौरन आंखें बंद करके बहराम जिन का ख्याल जहन में बांधा। जिन सामने आ गया। जिन सिवाय अंबर के किसी और को दिखाई नहीं देता था। जिन ने झुककर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? अंबर ने कहा, ये लोग हमें कत्ल करना चाहते हैं, इन्हें गुस्ताखी का मज़ा चखाओ। बहराम जिन बोला, मेरे आका, क्या किसी की जान बचानी भी है या सबको हिलाक कर दूं? अंबर ने कहा, सिर्फ जरताश ठग को ना मारना, बाकी सब लोगों ने सैकड़ों बेगुनाहों को खून किए हैं, इन्हें उनके गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अंबर जरताश को इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक उसे मारिया के बारे में इल्म था कि वो कहाँ है। हालांकि जरदार को कुछ मालूम नहीं था। मारिया के बारे में सिर्फ गोविंद ही जानता था कि वो राजा संग्राम के महल में है। जिन ने अदब से सर झुकाया और कहा, अभी हुक्म की तामील होती है।
उधर जरताश ने चीख कर कहा, जल्लाद तुम मुंह क्या देख रहे हो, आगे बढ़कर इन कमबख्तों के सर क्यों नहीं कलम कर रहे। जल्लाद ने आगे बढ़कर तलवार ऊपर उठाई। वो घुमाकर अंबर की गर्दन पर मारने ही वाला था कि किसी ने उसे उठाकर नीचे गहरी खड्ड में गिरा दिया। जल्लाद की खौफनाक चीख देर तक सुनाई देती रही। जरताज उठकर खड़ा हो गया। बहराम जिन ने अब डाकुओं को एक एक करके उठाकर नीचे खड्ड में गिराना शुरू कर दिया। नीचे गिरते ही डाकुओं के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते और वहां एक शोर मच गया। गोविंद और जरताश भागने लगे तो बहराम जिन ने दोनों को अपने काबू में कर लिया। गोविंद को उसने उठाकर जोर से आसमान की तरफ फेंका। गोविंद का जिस्म फिजा में कई 100 गज ऊपर उठा और फिर बड़ी तेजी के साथ खड्ड के पत्थरों से टकराकर पाश पाश हो गया। जरताश ने चीख कर कहा, अंबर मेरी जान बख्शी कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई, माफ़ कर दो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा गुलाम रहूँगा। अंबर ने बहराम जिन को इशारा किया कि वो उसे छोड़कर चला जाए। जिन ने सर झुका दिया और रुखसत हो गया। अब वहाँ डाकुओं में से सिवाय जरताश के और कोई नहीं था, सब के सब मारे गए। अंबर ने जरताश से पूछा, अब बताओ हमारी बहन कहाँ है। जरताश ने हैरानी से कहा, देवताओं की कसम मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। वो तो गोविंद के पास थी, वही जानता था कि उसने मारिया को कहाँ रख छोड़ा है। अंबर और नाग सर पकड़कर बैठ गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि जरताश झूठ नहीं बोल रहा। अब उन्हें ख्याल आया कि उन्होंने गोविंद को क्यों मार डाला, कम से कम उससे मारिया के बारे में ही पूछ लेते। मगर अब क्या हो सकता था, तीर कमान से निकल चुका था। मारिया राजा संग्राम के किले में कैद होकर रह गई। वहां उसे इतनी भी इजाजत नहीं थी कि खिड़की में से बाहर भी झांक सके। बूढ़ी कनीज जो उन सब कनीजों की सरदारनी थी, मारिया की जानी दुश्मन बन गई। उसकी वजह यह थी कि सरदारनी की एक बेटी राजा की बीवी थी। जब से मारिया महल में आई थी, राजा ने सरदारनी की बेटी से बुरा सलूक शुरू कर दिया। राजा सरदारनी की बेटी को नौकरानियों से भी बदतर समझने लगा। इस बात का सरदारनी को बड़ा सदमा था कि मारिया ने उसकी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी, मगर वो कुछ कर ना सकती थी क्योंकि मारिया को राजा अपनी रानी बनाने का ख्वाहिशमंद था और वहाँ शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। मारिया के लिए वहाँ दोनों तरफ मुसीबत ही मुसीबत थी। वो राजा से शादी नहीं करना चाहती थी और सरदारनी अलग उसकी दुश्मन बनी हुई थी। उसे मारिया की नीली आंखों से बड़ा जलापा था क्योंकि सिर्फ उसकी नीली आंखों की वजह से राजा ने सरदारनी की बेटी को जलील कर रखा था। सरदारनी ने ऐसा फैसला किया कि वो मारिया से ऐसा इंतकाम लेगी कि वो ना राजा के लायक रहेगी और ना अपनी ज़िंदगी में ही सुखी रहकर जी सकेगी। उसने अपने सबसे वफादार गुलाम को एक रोज़ अपने कमरे में बुलाकर कहा, तुमने बरसों मेरा नमक खाया है, अब वक्त आ गया है कि मेरे काम आकर अपनी वफादारी साबित कर सको। क्या तुम मेरी खातिर वो काम कर सकोगे जो इस महल में कोई दूसरा नहीं कर सकता। गुलाम ने अदब से कहा, ऐ हमारी सरदारनी, ये गुलाम तुम्हारा हक ज़रूर अदा करेगा। अगर आपको मेरे खून की ज़रूरत है तो हुक्म करो, मैं अपने खून तुम्हारे कदमों पर निछावर करने को तैयार हूँ। सरदारनी बोली, मेरे वफादार गुलाम, मुझे तुम्हारे खून की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसा काम करो जो मेरे कलेजे में जलती हुई आग बुझा सके। गुलाम ने कहा, हुक्म करो सरदारनी, बंदा हाजिर है। सरदारनी ने कहा, तो सुनो, तुम तो जानते हो कि राजा ने जब से नीली आंखों वाली कनीज मारिया को महल में लाकर रखा है, उसने मेरी बेटी को बिल्कुल ही बुला दिया है। कल तक मेरी बेटी राजा की आंखों का तारा थी और महल में उसी के नाम का सिक्का चलता था। मारिया के आने के बाद वो जलील हो गई है और राजा ने उसके साथ लौंडियों से भी बदतर सलूक शुरू कर दिया है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सरदारनी, उसे मैंने भी महसूस किया कि अब रानी की वो हैसियत नहीं रही। राजा आपकी बेटी की सबसे सामने बेइज्जती कर देता है। सरदारनी ने गुस्से में कहा, मैं हरगिज़ गवारा नहीं कर सकती कि मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो। मेरी बेटी की बर्बादी का बायस सिर्फ मारिया की नीली आंखें हैं। अब मैं तुमसे जो काम लेना चाहती हूँ उसे गौर से सुनो। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी बहाने मारिया को किले से बाहर जंगल में ले जाओ और वहाँ जाकर उसे कुल्हाड़े से टुकड़े टुकड़े करके उसकी नीली आंखें निकाल कर मुझे ला दो, ताकि मेरे दिल की आग ठंडी हो जाए और मेरी बेटी महल में फिर से वही पुरानी इज्जत हासिल कर ले। गुलाम ने झुक कर कहा, यह तो कोई मुश्किल बात ही नहीं सरदारनी, आप जिस वक्त हुक्म करें मैं ये काम सर अंजाम दूंगा। सरदारनी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम कल सुबह सुबह मारिया को अपने साथ जंगल में ले जाओ। उसे कहो कि जंगल में उसका भाई उसका इंतज़ार कर रहा है और वो अपने भाइयों की याद में अक्सर रोती रहती है। वो बहुत खुशी से तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाएगी। बस जंगल में ले जाकर उसका काम तमाम कर दो और उसकी नीली आंखें निकाल कर मुझे ला दो, मगर याद रखो ये काम बड़ी राजदारी के साथ होना चाहिए। गुलाम ने कहा, ऐसा ही होगा सरदारनी जी, आप फिक्र ना करें, बिल्कुल किसी को कानो कान खबर भी ना होगी कि मारिया कहाँ चली गई। राजा यही समझेगा कि वो चुपके से महल छोड़कर चली गई है। सरदारी ने मुस्कुरा कर कहा, शाबाश, इसके एवज मैं तुम्हारा दामन मोतियों और हीरे जवाहरात से भर दूंगी। गुलाम बोला, आपकी इनायत है सरदारनी साहिबा। गुलाम कल ही मारिया की नीली आंखें आपके कदमों में लाकर रख देगा और उसकी लाश को जंगल में ऐसी जगह दफन कर देगा कि सारी जिंदगी उसे कोई तलाश न कर सकेगा। सरदारनी बोली, ठीक है, अब तुम जाओ और बड़ी होशियारी के साथ अपनी खूनी साजिश पर अमल करना शुरू कर दो। गुलाम ने अदब से सर झुकाया और कमरे से बाहर निकल गया। सरदारनी को यकीन हो गया कि अब मारिया उसके इंतकाम से नहीं बच सकेगी।
और उसकी अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद होने से बच जाएगी। उसने खुशी से कहका लगाया और अपनी दुखी बेटी को जाकर खुशखबरी सुना दी कि उसकी ज़िंदगी का सुनहरी दौर फिर शुरू होने वाला है। उसने अपनी बेटी को ये नहीं बताया कि उसने मारिया को कत्ल करवा देने का मंसूबा मुकम्मल कर लिया है। वो मारिया के कत्ल तक ये बात अपनी बेटी से भी छुपा कर रखना चाहती थी। दूसरे दिन गुलाम बड़ी मक्कारी से मारिया के पास गया। मारिया महल की दूसरी मंजिल के दालान में अकेली संगे मरमर के चबूतरे पर बैठी अंबर और नाग के बारे में सोच रही थी। गुलाम ने करीब जाकर इधर उधर देखा और झुक कर कहा, मारिया, तुम्हारा भाई तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनकर मारिया खुशी से उछल पड़ी। कहाँ है वो? गुलाम ने आहिस्ता से कहा, खामोश रहो, अगर किसी को ज़रा सा भी इल्म हो गया तो मेरी जान पर मुसीबत आ जाएगी। मैं तो सिर्फ इंसानी हमदर्दी के लिए ऐसा कर रहा हूँ। मारिया ने आहिस्ता से पूछा, कहाँ है मेरा भाई? क्या वो अकेला है? दूसरा भाई कहाँ है? गुलाम ने कहा, ये मुझे मालूम नहीं कि दूसरा भाई कहाँ है। बहरहाल तुम्हारा एक भाई मुझे कल अचानक जंगल में मिला। उसने मुझसे पूछा कि मैं संग्राम के महल में रहता हूँ। मैंने कहा हाँ। फिर उसने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने उसे साफ बता दिया कि मारिया हमारे किले में है। उसने मुझसे इल्तिजा की कि किसी तरह मुझे मेरी बहन से मिला दो। मैंने हामी भर ली। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारा भाई किले से बाहर जंगल में एक जगह चश्मे के पास बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई तक पहुंचा दूंगा। मारिया ने कहा, मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मगर एक बात का ख्याल रहे, किसी को हरगिज़ मत बताना कि तुम मेरे साथ जंगल में अपने भाई से मिलने जा रही हो। कभी नहीं बताऊंगी, मैं वादा करती हूँ। गुलाम ने कहा, तो फिर मेरे साथ आओ। गुलाम मारिया को लेकर एक वीरान कमरे में आ गया। उसे मालूम था कि मारिया महल से बाहर नहीं जा सकती थी। चुनाचे उसने मारिया को मर्दाना लिबास में उसे सिपाही की वर्दी पहनाई और साथ लेकर किले के दरवाजे से निकालकर बाहर ले आया। ठीक उसी वक्त ज़िला खानदेश के पहाड़ों से निकलकर एक आदमखोर शहर ज़िला उज्जैन के जंगलों में फिरता फिराता राजा संग्राम के किले के आसपास आ गया। एक पंजा जख्मी हो जाने की वजह से वो तेज़ी से भागकर हिरन का शिकार नहीं कर सकता था। चुनाचे उसने 1 बरस पहले आदमियों पर हमले शुरू कर दिए, क्योंकि इंसान उसके आगे भाग नहीं सकते थे और शेर बड़े आराम से उसे दबोच कर हड़प कर जाता। आदमखोर शेर 3 रोज से राजा संग्राम के किले के आसपास भूखा फिर रहा था और उसे खाने के लिए कोई आदमी नहीं मिला था। भूख से उसका बुरा हाल था। उस जंगल में कोई हिरन और लूमड़ भी नहीं था जिसे चीर फाड़ कर वो अपने पेट की आग बुझा सकता। वो अपने शिकार की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। वो बार बार अपना चेहरा ऊपर उठाकर किसी इंसान की बू सूंघने की कोशिश करता, मगर हर बार उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ता। दूसरी जानिब गुलाम को साथ लेकर राजा संग्राम के किले से बाहर निकल आया और जंगल में चश्मे की तरफ चलना शुरू कर दिया। उसने मारिया को घोड़े पर बिठा रखा था। गुलाम ने अपनी वर्दी के अंदर बड़ा खूनखार छुरा छुपा रखा था, जिसकी मदद से वो मारिया को कत्ल करने के बाद उसकी नीली आंखें निकालना चाहता था। मारिया बेचारी बेखबरी के आलम में अपने भाई की मोहब्बत में डूबी उस कातिल वहशी के साथ चली जा रही थी। एक जगह उसने पूछा, मेरा भाई किस जगह बैठा है? गुलाम ने मुस्कुरा कर कहा, बस हम वहां पहुंचने वाले हैं मारिया, फिक्र न करो। कुछ दूर चलने के बाद एक स्याह पत्थर की चट्टान के पास गुलाम ने घोड़ा रोक लिया। उसने घोड़े से उतरकर मारिया को भी नीचे उतार लिया। उसने मारिया से कहा, मारिया तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे भाई को लेकर अभी आता हूँ, घबराना नहीं, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। मारिया बोली, जल्दी आ जाना भाई, मुझे अकेली इस जंगल में डर लग रहा है। गुलाम ने कहा, डरने की क्या बात है, अभी तुम्हारा भाई यहाँ आ जाएगा। गुलाम दरख्तों के पीछे आ गया। एक जगह छुपकर उसने लिबास से खंजर निकाला और उंगली लगाकर उसकी तेज धार को देखा। एक पत्थर पर खंजर को और ज्यादा तेज किया और फिर कदम कदम मारिया की तरफ बढ़ने लगा। वो पीछे से होकर मारिया पर हमला करना चाहता था। वो खंजर मारिया की गर्दन पर मारकर एक ही वार में हलाक कर देना चाहता था और ये काम उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। उसने किले में सिपा सलार और राजा के हुक्म से सैकड़ों लोगों को खंजर मारकर कत्ल किया था। ये तो बेचारी एक भोली भाली मस्कीन सी लड़की थी, उसको कत्ल करना कौन सी मुश्किल बात थी। उसने खंजर को मजबूती से हाथ में पकड़ा और झाड़ियाँ इधर उधर हटाता दबे पांव मारिया की तरफ बढ़ने लगा। ऐन उसी वक्त जब आदमखोर शेर ने अपना मुंह पर उठाया तो उसे हवा में इंसान की बू महसूस हुई। ये बू बड़ी तेज थी, जैसे कोई इंसान बिल्कुल उसके करीब ही भूख से निडाल हो रहा हो। वो बेचैनी से दुम हिलाने लगा और जिधर से इंसान की बू आ रही थी उस तरफ पंजे समेटे बड़ी एहतियात से चलने लगा। वो इस कदर होशियारी से आगे बढ़ रहा था कि सूखे पत्तों पर उसके पांव रखने और उठाने की आवाज़ तक न आ रही थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। इस कहानी के अगले हिस्से का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।